ऐसे हीरो थे, उस वक्त भी सच बोले, लेकिन चाटुकारों ने, अंग्रेजों के दलालों ने ऐसे योद्धाओं की बात को न आने दिया और उनकी लिखी हुई तमाम चीजों को दबा दिया गया। अंबेडकर के अंदर यह शक्ति थी, क्योंकि अंबेडकर को चापलूसी से कोई प्रधानमंत्री विधानमंत्री नहीं बनना था। इसलिए अंबेडकर ने एक किताब लिखी है। उस किताब में अंबेडकर ने क्या कहा है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के जमाने में हमारी कोर्ट, काले कोट वाले लोग, उनको कानून के अलावा सब कुछ पता है। राफेल पे भी एक्सपर्ट है, वो इस बात पे भी एक्सपर्ट है कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। वो शबरीमला पे भी एक्सपर्ट है, वो हिंदुत्व की परिभाषा भी देते हैं, लेकिन जो काम उनका बताने का है वो नहीं करते। रोज नया नया ज्ञान आता है। ऐसा लगता है जैसे भारत को न संविधान की आवश्यकता है, न संसद की आवश्यकता है। इन काले कोट वालों को ही देश सौंप दो, यही चलाएंगे। और मैं बात किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, संसद एक इंस्टीट्यूशन है। संसद की शान में, सुप्रीम कोर्ट की शान में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर उसके अंदर उसे बैठ करके कोई अपवित्र कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना सबका काम है। हमारे यहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी टेक्निकल परिभाषा क्या है? वो संसद के मेंबर हैं, इसलिए हम उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल परिभाषा क्या है? उनकी टेक्निकल परिभाषा है, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, दे आर लॉ मेकर। उनका काम है लॉ बनाना। सुप्रीम कोर्ट का काम है उस लॉ का पालन करना। इसलिए संसद में एक से एक बड़ा डकैत जाने लगा, एक से एक बड़ा बलात्कारी जाने लगा। कोई पप्पू माफिया है, कोई शहाबुद्दीन माफिया है। ये चुनाव जीत करके संसद में जब ये डकैत जाने लगे तो क्या आपको लगता था कि जिन्होंने पूरी उम्र कानून को तोड़ा हो, पुलिस वालों की हत्या की हो, वो भारत राष्ट्र के लिए कानून बनाएगा? उन्होंने संसद को बौना कर दिया। एक फहरिस्त है लंबी, जो जितना बड़ा गुंडा वही सबसे पहले चुनाव जीतेगा। इसलिए मैं, जब संसद बौनी होना शुरू हुई, संसद में चाटुकार पहुंचना हुए, तब इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने संसद का काम करना शुरू कर दिया। जो काम संसद में होना था वो नहीं हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नई नई परिभाषा देना शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है। ये जजेस भी कमाल के जजेस हैं। ये बेचारे पुलिस वाले आपके सामने बैठे हैं। इसी शहर में ये किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, लेकिन इनको भी नहीं पता कि जो सरकार ने इनको वर्दी दी है, और इनमें इनका कसूर नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं उनको भी नहीं पता कि ये वर्दी है क्या। ये जिस कानून से आज 2023 में भारत की पुलिस काम करती है, जानते हैं वो कौन से कानून से कर रही है? 1861 और 1860 के कानून से भारत की पुलिस काम कर रही है। आप इन पे खामखा नाराज होते हैं। इनकी
मजबूरी देखिए, ये वर्दी तो सरकार की दी हुई पहन रहे हैं, लेकिन सरकार को ही नहीं पता है कि इस वर्दी का मान क्या है। आप थाने जाते हैं, आपकी ये रिपोर्ट नहीं लिखते, तो आपको क्या लगता है, इन्होंने रिश्वत ले ली होगी इसलिए नहीं लिख रहे हैं। हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके बीच में पुरुषार्थी हैं, सनातनी हैं, ईमानदार हैं, उनकी दुविधा को समझने की कोशिश कीजिए। इन बेचारों को यह भी नहीं पता है कि भारत में थानों की स्थापना क्यों हुई थी। ये नहीं पता इन बेचारों को, क्योंकि इनके जीवन में इतने कष्ट हैं, इतनी कठिनाइयां हैं। इस देश की जनसंख्या के हिसाब से पुलिस का अनुपात नहीं है, और जिस देश में 25 से 30 करोड़ लोग पागल कुत्तों की तरह घूम रहे हो और उन्हें मारना भी जुर्म हो, तब इनके लिए और कठिनाई होती है। इनके साथ में कभी बैठिए, इनके मन की व्यथा समझने की कोशिश कीजिए। आप आजाद है या आजाद नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, ये वर्दी 8 घंटे की है, इस वर्दी के पीछे भी एक सनातनी हिंदू है। उसकी उस परेशानी को समझिए। जब ब्रिटिश सत्ता का गोरा आदमी किसी गांव में लगान वसूल करने के लिए जाता था तो बहुत विरोध होता था, हिंसा का डर रहता था। तो अंग्रेजों ने थानों की स्थापना की, पुलिस की स्थापना की, और इनका सिर्फ काम यह होता था कि जब गोरा साहब लगान वसूल करने जाए तो साथ में पुलिस को ले जाए। और इनका काम क्या होता था कि जो मध्य प्रदेश के इटावा का कलेक्टर हुआ करता था, उसने 1885 में एक अंग्रेज जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की कि हम आपको आजादी दिलाएंगे। 5-5, 6-6 अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। कमाल है, हर जगह घोटाला है। जब यह समझ में आया, इन्हीं लोगों ने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने वाला, जिसे आप जॉर्ज पंजम के नाम से जानते हैं, उसकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी और 1968 तक लगी हुई थी। 1968 में उसे हटा दिया गया और तब से वो खाली पड़ी थी। तो सरदार पटेल ने जब उनके नाम से मूर्ति लगी और कहा गया कि ये भारत की आजादी की मूर्ति है, उस दिन से हमने एक कैंपेन चलाई। ये कैंपेन नहीं चलाई कि हमें एमपी का टिकट मिल जाए, ये हमारे हिस्से का नहीं है, हम नहीं बने उसके लिए, हम फिट भी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम पहुंच भी गए तो 24 घंटे में कपड़े उतार देंगे वहां भी, इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते। मेरे लिए आप उस संसद से करोड़ों गुना बड़े हैं। मेरे लिए आप जागृत हो गए तो उस संसद में करोड़ों ऐसे लोग पहुंचेंगे जो उस संसद में जब वंदे मातरम बजेगा तो उत्तर प्रदेश का एक मुरादाबाद के पास वहां एक छोटी सी तहसील थी जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गई है, जहां पेपरमेंट की खेती होती है, वहां से समाजवादी पार्टी का एक पागल एमपी जिहादी जीतता है जिसका नाम शफीकुर रहमान बर्क है। वो संसद का सदस्य बनता है। लेकिन भारत के अंदर, संसद के अंदर जब वंदे मातरम बजता था, संविधान की शपथ लेने वाला वो शफीकुर रहमान बर्क नाम का जिहादी उठ के चला जाता था कि मैं इसके सम्मान में खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। इसलिए सनातनियों, आपकी पार्टी कौन है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं, 19 ब्राह्मण हैं, 20 ब्राह्मण हैं, आप बनिया हैं, आप ठाकुर हैं, या आप जाने,
उस बेटी ने भी उसी भाषा को शायद रिपीट किया था आपके सामने, जो मुझे संत महाराज बता रहे थे कि वो ये कह रही थी। मैं 10 साल से यही कह रहा हूं कि जाति जो सरनेम है वो आपकी सिर्फ घर के अंदर तक की पहचान है।